स्वामी ने खड़गे के बयान पर किया पलटवार, कहा परिवारवाद और अहंकार से ग्रसित है कांग्रेस पार्टी। हरिद्वार सांसद निशंक के कामकाज से साधु संत नाखुश, लोकसभा चुनाव में संत को टिकट देने की मांग। उत्तराखंड हाईकोर्ट को मिले 3 न्यायाधीश, चीफ जस्टिस विपिन सांघी ने तीनों जजों को दिलाई शपथ। आस्था के आगे मौसम की चुनौतियां नतमस्तक, बारिश और बर्फबारी के बीच भी उमड़ रही थी। हल्द्वानी में हाई टेंशन लाइन में झुलसा बिजली कर्मी, शटडाउन के बावजूद लाइन में दौड़ा करंट, जेई ने दिए कार्रवाई के निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ ना। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के कामकाज से नाखुश साधु संतों ने हरिद्वार लोकसभा चुनावों में संत को टिकट देने की मांग शुरू कर दी है। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे साधु समाज और हिंदू रक्षा सेना से जुड़े संतों ने कहा, हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र और तीर्थ क्षेत्र की मर्यादा बने रहने के लिए संत को ही यहां का लोकसभा प्रतिनिधि होना चाहिए। इसलिए वे सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करते हैं, सभी दल किसी संत को ही चुनाव मैदान में उतारें। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे साधु संतों ने यह भी चेतावनी दी है, अगर राजनीतिक दल संत को टिकट नहीं देते हैं तो सभी संत मिलकर अपने किसी कैंडिडेट को चुनकर निर्दलीय भी चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। हरिद्वार और उत्तराखंड हरिद्वार देवभूमि का द्वार है, तो यहाँ पर जो सांसद हो, कोई भी संत हो, चुनाव आने वाले हैं, सभी पार्टियों से हम आग्रह करते हैं कि वो यहाँ कम से कम हरिद्वार सीट से किसी भी सांसद को उतारें तो वो केवल साधु हो, क्योंकि संत न होने के कारण से हम पिछले दिनों में हरिद्वार की दुर्दशा देख चुके हैं। यहाँ जिहादी बढ़ रहे हैं, यहाँ मांस मदिरा का व्यापार बढ़ रहा है और यहाँ पर देशद्रोही और समाजद्रोही गतिविधियां बढ़ गई हैं। फिर संत समाज अपना एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट उतारेंगे, अभी समय है। इसीलिए हमने सभी पार्टियों को आग्रह किया है कि सभी पार्टियां, चाहे कोई भी दल हो, वो संसद को के रूप में संत को उतारे। और अगर उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने सोचा कि केवल हम वोट लेंगे, अपना मनमानी करेंगे, तो फिर सभी संत सामूहिक रूप से बैठेंगे और कोई अपना प्रत्याशी तय करेंगे। तो इसका समाधान क्या है? धर्मनगरी हरिद्वार में आए दिन कोई न कोई बड़े आयोजन होते रहते हैं, जिसमें कुंभ, अर्धकुंभ या हर वर्ष आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा है, जिनमें लाखों श्रद्धालु शामिल होने के लिए हरिद्वार आते हैं। ऐसे में हरिद्वार की सड़कों पर दबाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा पॉट टैक्सी शुरू की जा रही है, जिसके लिए कैबिनेट में मंजूरी हो गई है। साथ ही योजना की डीपीआर भी तैयार कर ली गई है, जिसके बाद उत्तराखंड मेट्रो के अधिकारियों ने हरिद्वार के स्टेक होल्डर के साथ एक बैठक रखी थी, जिनका हरिद्वार के सभी स्टेक होल्डरों ने यह कहते हुए बहिष्कार कर दिया कि बैठक में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। उनका आरोप था यह बैठक मात्र एक औपचारिकता है। हमने इस योजना का आज इस बैठक का हमने बहिष्कार करा है, हमने बहिष्कार कर दिया। ये लागू नहीं होने देंगे। डीपीआर जो बनी, व्यापारियों को नहीं साथ में रखा गया और कोई भी विभाग का अधिकारी, आज जिला मजिस्ट्रेट यहाँ पे कोई पीडब्ल्यूडी से, कोई नगर निगम से, कोई विभाग से कोई अधिकारी नहीं है। यहाँ पे एक लिपापोती हुई है, हमने उसका विरोध करा है बैठक का। हम इसका समर्थन नहीं करते और समर्थन करते हैं जो इसका विरोध है, हमारा रूट का विरोध है। रूट का विरोध हमेशा रहेगा हमारा अपर रोड पे। ये हम नहीं आने देंगे पोटकार, अपने व्यापारियों को बर्बाद नहीं होने देंगे। मैं इसीलिए मैंने कहा कि मुझे एक मीटिंग की औपचारिकता मात्र लग रही है, क्योंकि जब सब स्टेक होल्डर्स को बुला रहे हैं तो लोकल प्रशासन यहाँ निश्चित रूप से होना चाहिए था, जो ये बता सके कि क्या विधिवत रूप से सबको बता सके कि क्या उनके संज्ञान में विषय थे, क्या उनसे कोई कागजी कार्रवाई, पत्राचार किया गया, नहीं किया गया, क्या किया, इस विषय को अच्छे से अवगत करा सकते हैं। हरिद्वार के सभी जिम्मेदार लोगों को, साधु संतों को, अखाड़ों को लेते हुए शीघ्र हम एक जो है एक अच्छा सा प्रस्ताव बनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का कार्य करें। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने वित्त नियंत्रक अधिकारी अमित सैनी के घर जाकर
स्वजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना देकर दुख जताया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, उत्तराखंड राज्य ने एक होनहार अधिकारी को खो दिया और इस दुख की घड़ी में मुख्यमंत्री को परिवार से मिलकर दुख प्रकट करना चाहिए था। इस समय चारधाम यात्रा चल रही है, ऐसे में हेलीकॉप्टर का अधिक प्रयोग होता है। सरकार को जल्द से जल्द कड़े नियम उठाने चाहिए जिससे कि इस प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। दर्दनाक, बहुत दुखद घटना केदारनाथ जी में एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को, बहुत होनहार अधिकारी को इस राज्य ने खो दिया। एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया, एक माँ और बाप ने अपनी आशाओं को खो दिया और एक पत्नी ने अपना पति, अपने बच्चों का संरक्षक खो दिया। ये बहुत दुखद पल है। मैं अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए परिवार के पास आया था और बहुत दुख है इस बात का कि ऐसा हुआ। एक पल की बात थी। यदि कहीं से भी कुछ ऐसा चमत्कार हो जाता, कोई भी रोक देता, कहाँ जा रहे हो, रोक देता, तो आज हम लोग के बीच में होते एक राज्य के लिए जो उनका कर्तव्य को करते थे। ये बड़े निष्ठावान अधिकारी, मैंने उनके वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की, बहुत तारीफ कर रहे थे, उनके कर्तव्य निष्ठा की बहुत तारीफ कर रहे थे। सर, आज जो कैबिनेट मंत्री है, कल उनका भी आज निधन हुआ है, तो उस बारे में क्या? देखिए, इस पर एक सेकंड एक बात और कहनी थी मुझे। होना तो ये चाहिए था कि राज्य सरकार के एक जिम्मेदार व्यक्ति को, हो सके मंत्री और मुख्यमंत्री को, यहाँ आकर के परिवार के आंसू पोंछने चाहिए, क्योंकि ये सही है और भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है ताकि भविष्य के लिए सावधानी बरती जाए। मैं किसी को दोष के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी घटना के बाद एक चेतावनी किसी को मिलनी चाहिए। ऑपरेशन आदि नियंत्रण होना चाहिए। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में उठे हैं। अब ऐसा न हो, ये सुनिश्चित करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। दूसरा मंत्री जी का आज निधन हुआ है। चंदन राम जी का निधन बहुत दुखद है। पिछले दिन मेरी भेंट हुई थी, ऐसा लगा था कि अपनी बीमारी से लड़ करके वो बाहर आ गए और अंतिम क्षण तक काम करते करते उनके प्राण गए हैं। और एक बहुत समर्पित भाव के समाज सेवी थे। मेरे साथ वर्षों उन्होंने काम किया पार्टी में। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। चारधाम यात्रा के दौरान यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों की जांच के लिए परिवहन विभाग द्वारा ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रुड़की आरटीओ ऑफिस में ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में सफर करने वाले वाहन परिवहन विभाग द्वारा गाड़ी की फिटनेस, अग्निशमन यंत्र और आपातकालीन स्थिति में उपयोग होने वाले सामानों की भी जांच की जा रही है। फिर ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं। वहीं एआरटीओ एल्विन रॉक्सी ने बताया, चारधाम यात्रा के दौरान आने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उनके लिए ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यात्रा शुरू हो चुकी है और ग्रीन कार्ड किसी भी ऑफिस में बनाया जा सकता है। ग्रीन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी गाड़ी को चेक किया जाता है और यदि आपके पेपर सारे सही हैं तो आपको एक ग्रीन कार्ड जारी कर दिया जाता है। यदि आपको कोई रोकता है तो आप उसको सारे पेपर्स दिखाने की जगह सिर्फ ग्रीन कार्ड दिखा सकते हैं। उससे समय की बचत होती है। क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि यात्री आ रहे हैं तो ग्रीन कार्ड की क्या क्या सुविधाएं मतलब दी जा रही है यात्रियों के लिए या सरकार के लिए? सभी ऑफिसेज में यात्रा सेल है। हमारे ऑफिस में यात्रा सेल है और यदि किसी को असुविधा होती है, किसी को कोई दिक्कत होती है तो हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम उस पर तुरंत एक्शन लेंगे। और ये सभी ऑफिसेज में ग्रीन कार्ड बनाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली किसी एक ऑफिस में बनाना है, तो आपको जहाँ सुविधा है वहाँ बना सकते हैं।
रुड़की में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और रुड़की नगर निगम की संयुक्त टीम ने शहर में कई स्थानों पर प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ छापेमारी की। इस दौरान टीम ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन को जब्त किया। टीम की इस कार्रवाई से स्थानीय दुकानदारों और फुटकर कारोबारी में हड़कंप मच गया। इस दौरान टीम ने लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी। सर, ये टीम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से है और हेड ऑफिस से हमारे इंस्पेक्शन मिला है, लखनऊ रीजनल ऑफिस से मिला है। एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नगर निगम के साथ। जो एसयूटी बैन आइटम है तो उनको कार्रवाई करने का। सर कितना माल पकड़ा गया आज? सर 5-7 टन करीब पकड़ा गया है, 5 टन के आसपास। वो सारी पॉलीथीन सीज की गई है। कितने गोदामों पर कार्रवाई की गई? सर अभी तो हमने उधर कुछ किए हैं। अब यहाँ में नया हूँ तो आइडिया तो है नहीं एरिया। अभी इस एरिया में 2 गोदाम पकड़े। सर लगातार रुड़की सर भट्टों से संबंधित तो हम है नहीं, हम तो पॉलीथीन से। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी जो एक टीम के साथ नगर निगम प्रशासन के सहयोग द्वारा यहाँ पर छापेमारी की गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैंड प्लास्टिक है उसके संबंध में छापेमारी की गई है। उसके संबंध में 2 गोदाम मिलता है, उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक पकड़ा गया था, उसको कार्रवाई की गई। सर पॉलीथीन है वो पकड़ी गई है टीम के द्वारा। हमारी कार्रवाई हमने सिर्फ कार्रवाई ही नहीं की है, पॉलीथीन पकड़ी है, उसके बाद जुर्माना किया है। साथ के साथ कुछ व्यापारियों के साथ बैठक करके इसके विकल्प के बारे में भी उन्हें परिचित कराया है और जो उसका विकल्प जो प्रोड्यूस करते हैं उनसे मिलवाया भी है। इसके बाद भी अगर कोई विकल्पों पे नहीं जा रहा है तो अगर कार्रवाई होती है तो जो कार्रवाई होती है उसका पालन। रुड़की में विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाली जिला पंचायत का एक और कारनामा सामने आया है। जीरो टॉलरेंस की धामी सरकार में भाजपा के ही जिला पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में ठेकेदार निर्माण कार्यों में पलीता लगा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब जिला पंचायत अध्यक्ष की फटकार लगाने के बाद भी ठेकेदार अपनी हरकत से बाज नहीं आया और अब जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो कार्य रोकना पड़ा। वहीं इस मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी का कहना है निर्माण कार्य में लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेलडा गांव में बाजुड़ी से जो बेलडे से बाजुड़ी जो सड़क जा रही है उस पर दक्षिण की साइड एक खेतों का रास्ता है, हम रास्ते पे वो है नहीं, तो उसमें जो है ये पीसीसी तो कर नहीं रहे, उसमें नार भी हम डाल रहे, खाली मिट्टी रेत से इंटरलॉकिंग टाइल डाली जा रही, जिसकी उम्र मुश्किल से 2 या 3 महीने वो सारी धसती जा रही पीछे पीछे। तो हमारी तो ये मांग है कि जो संबंधित इसमें जिन्होंने टेंडर किया, जिला पंचायत जो कार्यदायी संस्था है उस कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से भी हम ये अनुरोध करेंगे कि यहाँ पर आकर देखें और जो संबंधित अधिकारी या ठेकेदार है उस पर कार्रवाई करें और इस काम को तत्काल प्रभाव से रोका जाए अगर ये सही नहीं होता तो। विरोध करेंगे उसका, जो काम सही नहीं हो पा रहा तो उसका विरोध करा जाएगा। हाँ, अगर इस तरह का मामला रहा तो हम जो है तहसील दिवस पर इसकी मांग उठाएंगे, शिकायत करे जाएगी जी। भाई सड़क हमने बनती भी देखी, हमने सड़क भी बनाई, पहले कच्चा होता है उसके बाद टाइल लगते हैं और इसके बाद पता नहीं क्या मिट्टी पर टाइल लगा दो, कौन सी टेक्नोलॉजी इस पर हमें तो पता नहीं। भाई प्रधान राजेंद्र आए थे, चेयरमैन जी आज फटकार भी लगाई थी लेकिन वो बात नहीं रहा। यही तो तानाशाही है, इसको तानाशाही कहते हैं, मतलब जबरदस्ती जो मर्जी करो हम मानने के नहीं। तो हम इसके बारे में भी कहते हैं और तहसील दिवस में आवाज उठाएंगे, एसडीएम साहब को बताएंगे, डीएम साहब को बताएंगे, नहीं मानने तो फिर इसकी जांच कराएंगे आयोग से, फिर रुकेंगे थोड़े बनना तो हम दिन देने के। अधिकारियों को भी फटकार लगाई थी जिला पंचायत अध्यक्ष ने, लगा गए थे लेकिन ये शर्म तो नहीं आ रही, ये तो माफिया, ये कहाँ मानने का, ये तो हाई कोर्ट में मानने का जा रहा सीधा सीधा, कहीं नहीं मानने का, इसका इलाज वही होगा। नहीं, कोई नहीं मिला अब तक, कोई नहीं मिला, लेकिन हम जाएंगे एक बार उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और नहीं मानने तो फिर अपने दम पे लड़ेंगे भाई, जहाँ भी। हल्द्वानी में हाई टेंशन लाइन में काम कर रहे लाइनमैन को करंट लग गया, जिसके बाद लाइनमैन बिजली की चपेट में आकर पोल से नीचे गिर गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, लाइनमैन हल्द्वानी के बरेली रोड के पास हाई टेंशन लाइन के पोल पर काम कर रहा था। अचानक उसे करंट लगने से वो घायल हो गया, जिससे स्थानीय लोगों की मदद से सुशीला तिवारी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं बिजली विभाग के जेई धीरेन्द्र पंत ने बताया
शटडाउन लिया गया था। करंट लगने की जांच की जा रही है कि आखिर शटडाउन के बावजूद लाइन में करंट कहां से आया। हरिद्वार में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। यहां चोरों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो आंखों के सामने ही वारदात को अंजाम देने लगे हैं। ताजा मामला सिडगुल थाना क्षेत्र के ग्राम ब्रह्मपुरी का है, जहां अज्ञात चोर ने दुकानदार का ध्यान भटकाते ही काउंटर से 40,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली और वहीं घटना को अंजाम देते आए 2 अज्ञात युवकों की तस्वीर दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी को खंगाला और उसी के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई। लग रहा है चलिए जेब वगैरह कुछ ऐसा। बात करना, 2 लड़के दुकान पे आए और उन्होंने आटे का कट्टा मांगा, 10 किलो का आटे का कट्टा मांगा। उन्होंने 2,000 रुपये का नोट दिया, मैंने उन्हें बकाया पैसे दिए। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि कोई कुछ और सामान दिखा दो, काजू मांगे। उन्होंने मैंने काजू दिखाई। उसके बाद मैं काजू उठाने गया, इतना उन्होंने मेरे गले से 40,000 के लगभग जो पैसे थे वो उठा लिए और उसके बाद एकदम वो चलते बने। फिर मैं उनके पीछे गया, वो बहुत दूर जा चुके थे। फिर मैंने पुलिस वाले को सूचना दी और पुलिस वाले मेरे साथ दे। पुलिस आई मौके पर, पुलिस आई, पुलिस वालों ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए। कैमरे के अंदर बाइक वाले आ गए और बाइक का जो नंबर है वो भी पता लग गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18 राज्यों में 91 FM ट्रांसमीटर लॉन्च किए। रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया। पीएम मोदी देश की जनता को संबोधित करते हुए बताया आखिर कैसे रेडियो कनेक्टिविटी ने देश के लोगों को एक दूसरे से जोड़ा है और कैसे डिजिटल इंडिया में भी रेडियो पिछड़ा नहीं बल्कि और उभर कर बाहर आया है। लॉन्च के दौरान पीएम मोदी ने कहा, आज ऑल इंडिया रेडियो की FM सर्विस का एक्सपेंशन ऑल इंडिया FM बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया FM की 91 FM ट्रांसमीटर की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 FM ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। जिन जिलों को कवर किया जा रहा है उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, उनको भी सविशेष इसका लाभ मिल रहा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसका काफी लाभ हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को होगा, युवा मित्रों को होगा। इसके लिए उन्हें मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। साथियों, जब बात रेडियो और एफएम की होती है तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है। और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। मन की बात का ये अनुभव देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मैं इसके जरिए
देशवासियों के सामर्थ्य से जुड़ा रहा, देश की सामूहिक कर्तव्य शक्ति से जुड़ा रहा। स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, या हर घर तिरंगा अभियान हो, मन की बात ने इन अभियानों को जन आंदोलन बना दिया। इसलिए एक तरह से मैं ऑल इंडिया रेडियो की आपकी टीम का भी हिस्सा हूं। साथियों, आज के इस आयोजन की एक और खास बात है। ये वंचितों को वरीयता की सरकार की नीति को आगे बढ़ाता है, जो अब तक इस सुविधा से वंचित रहे, जिन्हें बहुत दूर दराज में रहने वाला माना जाता था, वो अब हम सभी से और ज्यादा कनेक्ट होंगे। समय पर जरूरी जानकारी पहुंचाना हो, कम्युनिटी बिल्डिंग का काम हो, एग्रीकल्चर से जुड़ी मौसम की जानकारियां हो, किसानों को फसलों, फल, सब्जियों की कीमत की ताजा जानकारी हो, केमिकल खेती से होने वाले नुकसान की चर्चा हो, खेती के लिए आधुनिक मशीनों की पुलिंग हो, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को नए बाजारों के बारे में बताना हो, या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के समय पूरे क्षेत्र की मदद करना, इन एफएम ट्रांसमीटर्स की बहुत अहम भूमिका रहेगी। इसके अलावा एफएम की जो इंफोटेनमेंट वैल्यू है वो तो होगी ही। साथियों, हमारी सरकार निरंतर इसी तरह टेक्नोलॉजी के लोकतांत्रिकरण, डेमोक्रेटाइजेशन, इसके लिए काम कर रही है। भारत अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि किसी भी भारतीय के पास अवसरों की कमी न हो।